हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में उपार्जित अवकाश के बारे में, जिसको कहते हैं पीएल। तो राज्य सरकार के नियमों के तहत जो पीएल अवकाश दिया जाता है कर्मचारियों को, जिसे उपार्जित अवकाश कहते हैं, तो क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, किन कर्मचारियों को मिलती है, कैसे मिलती है, ये सब बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी पूरी सटीक और सही देने की कोशिश करूंगा। तो उपार्जित अवकाश जो पीएल मिलती है उसके क्या नियम कायदे हैं, कितनी मिलती है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। और वो भी राज्य सरकार के जो आरएसआर रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में उपार्जित अवकाश पीएल की देयता को लेकर। तो मैं बात बता दूं कि एक स्थायी या अस्थायी सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। ये वैसे मंत्रालय कर्मचारियों के लिए होता है 30 दिन, जबकि जो शिक्षक वगैरह होते हैं यानी विश्रामकालीन यानी जो वैकेशन जहाँ पर होता है उस विभाग में होता है, उनके लिए 15 दिन का पीएल देय होता है एक कैलेंडर वर्ष में। इसके साथ ही प्रोबेशन वाले कर्मचारियों को ये देय नहीं होता है। प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद ही कर्मचारियों को ये मिलता है पीएल अवकाश। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस आरएसी के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन में प्रतिनियुक्त हो या देश की सीमाओं पर तैनात हो, उन्हें कैलेंडर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश देय होता है। इसके साथ ही एक कर्मचारी अपने अवकाश के जो लेखों में अधिकतम जो पीएल है वो 300 दिन का उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है, यानी 300 पीएल सेव रख सकता है अपने खाते के रूप में, यानी अपने लेखों में, अवकाश लेखों के रूप में एक कर्मचारी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अतिरिक्त राजस्थान सशस्त्र पुलिस आरएसी के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन प्रतिनियुक्त हो, आवेदित उपार्जित अवकाश को पूर्णतः या अंशतः लिखित में कारण बताते हुए जनहित की आवश्यकता के कारण अस्वीकृत भी कर दिया जाए तो वे अपने अवकाश लेखे में इन अस्वीकृत अवकाशों को 300 दिन की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त अपने अवकाश लेखे में संचित रख सकेंगे। इसके साथ ही पीएल का जो रूल है, प्रत्येक कर्मचारी को पीएल जो मिलती है वो उपार्जित अवकाश जिसे कहते हैं, वो लेखों में वर्ष में 2 बार, या तो जनवरी को 1 जनवरी को 15 या 1 जुलाई को 15 उपार्जित अवकाश जो अग्रिम जमा किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कर्मचारियों के लिए कि वर्ष में 2 बार या तो जनवरी में पीएल जोड़कर उनके खातों में दी जाए 15 पीएल, या 1 जुलाई को 15। तो इस प्रकार से 2 वर्ष में 2 बार ये नियम है। जिसे 30 मिलती है तो उनको दोनों तरह से दे सकते हैं। तो प्रत्येक कर्मचारी के उपार्जित अवकाश में वर्ष में 2 बार नियम है, एक तो 1 जनवरी को 15 या 1 जुलाई को 15 दिन का उपार्जित अवकाश अग्रिम जमा किए जाते हैं उनके खाते में। राजस्थान पुलिस बल के सदस्यों के अवकाश लेखों में एक बार में 15 के स्थान पर 21 दिन की पीएल भी जमा की जाएगी, ये भी नियम है सरकारी। इसके साथ ही दिनांक 12/12/2012 को जोड़ा गया है। उसके अनुसार यदि किसी कर्मचारी के अवकाश खाते में दिसंबर या जून माह के अंतिम दिन 300 दिवस या कम लेकिन 285 से अधिक और आरएसी के सदस्यों के लिए 279 दिन से अधिक उपार्जित अवकाश हो तो जनवरी या जुलाई की 1 तारीख को उसके खाते में 15 दिन, आरएसी सदस्यों के लिए 21 दिन का अवकाश जो है अग्रिम जमा किया जाएगा। इस अग्रिम जमा अवकाश का लेखा पृथक से भी रखा जाएगा और अगली 6 माह जो है उसमें कर्मचारी द्वारा लिए गए उपार्जित अवकाशों को सर्वप्रथम इन्हीं से समायोजित किया जाएगा। समायोजन के उपरांत यह भी कोई अवकाश शेष रहता है यदि कोई, तो उसे 6 माह की समाप्ति पर अवकाश लेखे में जोड़ दिया जाएगा। परंतु शर्त यह है कि इस प्रकार अग्रिम जमा किए गए उपार्जित अवकाश पूर्व से ही जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिन की अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ ही राजस्थान सिविल सेवा पदभार ग्रहण काल नियम 1981 के नियम 54 के अनुसार देय पदभार ग्रहण काल का पूर्ण उपयोग किए बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो उसे अनुपयोजित पदभार ग्रहण अवधि यानी अनवैलिड ज्वाइनिंग टाइम के समान संख्या में अधिकतम 15 दिन तक का उपार्जित अवकाश उसके उपार्जित लेखों में जोड़ दिया जाता है। परंतु कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में पहले से बकाया अवकाश है और अनुपयोजित यानी जिस उपार्जित अवकाश का उसने उपयोग नहीं किया है, कार्यग्रहण काल की अवधि के बदले जोड़े गए उपार्जित अवकाश मिलाकर 300 दिन से बैलेंस अधिक नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर हम 300 ही अधिक से अधिक सेव रख सकते हैं अपने उपार्जित अवकाश पीएल। इसके साथ ही मैं कर्मचारी शिक्षकों के बारे में भी बताऊंगा आगे नियम, जिसमें शिक्षकों को हम कितने पीएल मिलती है, किस प्रकार मिलते वो भी बता दूंगा। पहले हम 1 बाय 1 स्टेप बाई चलते हैं आगे, फिर देखते हैं असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के ऊपर कर्मचारी के खाते में डाल दिए गए उपार्जित अवकाश का बैलेंस कम नहीं किया जाएगा। असाधारण अवकाश के अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की 6 माह में असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिव एंड पॉपुलरली नोन एज लिव विदाउट पे
विदाउट पे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी लीव पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश खाते में से असाधारण अवकाश की संख्या का 10वां भाग कम कर दिया जाएगा। अर्थात प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश लिए जाने पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश उसके खाते से कम कर दिया जाएगा। ये भी नियम है। राज्य कर्मचारी के अवकाश के लेखों में से 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15-15 दिन की उपार्जित अवकाश जो होती है अग्रिम जमा किए जाते हैं, परंतु असाधारण अवकाश पर रहने के दौरान उपार्जित अवकाश जो है अर्जित नहीं होते हैं। अतः असाधारण अवकाश पर रहने की स्थिति में उसके अवकाश लेखों में अनुपातिक रूप से अवकाश कम कर दिए जाते हैं। कर्मचारी के असाधारण अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार के अवकाश जो भी होते हैं, जैसे रूपांतरित अवकाश, प्रसूति अवकाश, पितृत्व अवकाश आदि पर रहने की स्थिति में उसके खाते में उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे। ये ध्यान रखना है। अन्य प्रकार के अवकाश जैसे प्रसूति, पितृत्व अवकाश पर रहने पर उसके खाते में उपार्जित अवकाश को कम नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नियम है कि किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम जो है हम 120 दिवस तक का उपार्जित अवकाश दे सकते हैं, स्वीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही अस्पताल से टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोगी, मानसिक रोगी अगर है, उनके इलाज के लिए अधिकतम 300 दिन तक का उपार्जित अवकाश एक ही बार में स्वीकार किया जा सकता है आरएसआर रूल के अनुसार। और साथ ही नियम ये है कि किसी कैलेंडर वर्ष की 6 माह ही के बीच में सेवा में नियुक्त होने वाला कोई अगर कर्मचारी है तो उसके द्वारा प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा के लिए उसे 2.5 दिन की पीएल जमा की जाएगी, यानी 2.5 दिन की पीएल जमा की जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन प्रतिनियुक्ति पर तैनात आरएससी के कार्मिक के लिए यह अवधि 3.5 दिन की होगी। इसी के साथ इसी प्रकार कैलेंडर वर्ष की 6 माह के बीच में कर्मचारी की यदि मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा से हटा दिया जाता है, बर्खास्त आदि के कारण वह सेवा में नहीं रहे तो उसके 1 जनवरी या 1 जुलाई से ऐसी घटना के घटित होने के माह के अंत तक प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन की पीएल उसके खाते में जमा रखी जाएगी। भारतीय रिजर्व बटालियन प्रतिनियुक्ति पर तैनात आरएससी के कार्मिकों के लिए अवधि 3.5 दिन की होगी। तो ये नियम है आरएसआर के। इसके साथ ही अगले जो उपार्जित अवकाश के नियम जो है वो है सेवा में रहते हुए उपार्जित अवकाशों का नगद भुगतान करना। इनको नगद रूप में हम ले सकते हैं, ये भी नियम है। तो एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले में 15 दिन के वेतन के समान नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। यानी वर्ष में एक बार अधिकतम 15 दिनों का उपार्जित अवकाश जो है उसके बदले वो 15 दिन का वेतन ले सकता है। परंतु अस्थायी कर्मचारी को 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। समर्पित उपार्जित अवकाश को किसी अवधि विशेष के लिए नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें उपार्जित अवकाश समर्पित करने के लिए प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत करने के दिनांक को कर्मचारी के उपार्जित अवकाश के लेखे में से कम कर दिया जाएगा। उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ही उपार्जित अवकाशों के समर्पण व उसके बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देने में सक्षम होगा। समर्पित उपार्जित अवकाशों के बदले में अवकाश वेतन का भुगतान नियम 97 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा तथा वेतन के साथ तत्समय प्रभावी दर पर महंगाई भत्ता भी देय होगा। समर्पित उपार्जित अवकाशों के बदले में उस दर से वेतन व भत्ते दिए जाएंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से प्रभावी थी। और अवकाश वेतन तथा भत्ते की गणना के लिए जो तात्पर्य वह 30 दिवस है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं उपार्जित अवकाश सेवानिवृत्ति पर खाते में शेष उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान का क्या नियम है। यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उस दिन उसके उपार्जित अवकाश के लेखों में जो बकाया मैक्सिमम 300 डेज यानी 300 दिन के अवकाशों के बदले में उनके समान अवकाश वेतन की राशि उसे दी जाएगी जो कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है। जिन कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील 1958 के अर्थात कोई दंड पेनल्टी दी गई, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई तो उसे यह लाभ देय नहीं होगा। सेवानिवृत्त पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश यानी अनयूज पीएल के अवकाश जो है नगद भुगतान एक मुश्त व एक ही समय सेवानिवृत्त पर किया जाएगा। अनुपयोगी उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के दिन उसको प्राप्त वेतन की जो दर है उसी दिन लागू महंगाई भत्ते की दर है उसके आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही शहरी क्षतिपूरक भत्ता या मकान किराया भत्ता नहीं दिया जाएगा। अनुपयोगी उपार्जित अवकाश के बदले में देय अवकाश वेतन की गणना के लिए सेवानिवृत्ति के दिन मासिक वेतन की दर जो है महंगाई भत्ते की प्रभावी दर को 30 से भाग देने पर प्राप्त राशि को कर्मचारी के अवकाश लेखों में बकाया उपार्जित अवकाशों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। कार्यालय अध्यक्ष सेवानिवृत्त अनुपयोगी उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की स्वीकृति देता है। स्वीकृति देने तथा 300 दिन की सीमा तक एक मुश्त भुगतान करने के लिए वह सक्षम है। जिन कर्मचारियों को अर्धवार्षिक आयु यानी सेवानिवृत्त आयु के बाद सेवा वृद्धि स्वीकृत की जाती है उन्हें अनुपयोजित उपार्जित अवकाश के बदले एक मुश्त नगद भुगतान और सेवा वृद्धि की अवधि की समाप्ति पर अंतिम रूप से सेवानिवृत्त होने पर भी दिया जाएगा। इसके साथ ही निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, आपराधिक गतिविधियों जैसे लिप्त होती है तो लंबी रहते हुए अर्धवार्षिक आयु सेवानिवृत्त आयु प्राप्त कर ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होते हैं तो सरकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृति प्राधिकार
जो प्राधिकारी है वह उपार्जित अवकाश के बदले नकद की संपूर्ण या आंशिक राशि को रोक भी सकता है। यदि उसकी राय में कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई समाप्त होने पर उससे कुछ राशि वसूली योग्य निकलने की संभावना हो। कार्रवाई समाप्त होने पर सरकारी देयताओं का समायोजन करने के बाद रोकी गई धनराशि का शेष भाग उस कर्मचारी को दिया जा सकेगा। यानी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, आपराधिक कार्रवाई होती है, निलंबन वगैरह, उन कर्मचारियों के लिए। इसके साथ ही राजस्थान सरकार का एक और निर्णय है कि संबंधित कर्मचारी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति तिथि से 1 माह पूर्व ही नकद भुगतान की स्वीकृति के आदेश जारी करेगा, ताकि कर्मचारी को भुगतान में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके। लेकिन यह भुगतान सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद ही किया जाएगा। नकद भुगतान स्वीकृत करने व सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि में साधारणतः कोई उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि अति आवश्यक परिस्थिति में कोई अवकाश स्वीकृत किया जाए तो नकद भुगतान के लिए पूर्व में जारी किए गए आदेशों को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित कर दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार का भी निर्णय है पीएल को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों बता देता हूं मैं, सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसकी मृत्यु की तिथि को उसके उपार्जित अवकाश लेख में से शेष अवकाशों के बदले यानी मैक्सिमम 300 दिन जो नियम है 97 के अनुसार स्वीकृत अवकाश वेतन और महंगाई भत्ते की राशि के बराबर एक मुश्त राशि का भुगतान मृतक सरकारी कर्मचारी की विधवा या बच्चों को किया जाएगा। और मृतक सरकारी कर्मचारी के प्रकरण में परिवार पेंशन स्वीकृत करने हेतु सक्षम जो प्राधिकारी है वह अवकाश के बदले एक मुश्त राशि स्वीकृत भी कर सकेगा। इसके साथ ही दोस्तों उपार्जित अवकाश की बात कर लेता हूँ। अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है नियम 92 उपार्जित अवकाश का, जो है विश्रामकालीन विभागों के अधिकारियों पर लागू विशेष नियम, यानी कि शिक्षकों के ऊपर लागू होने वाले ये महत्वपूर्ण नियम है। तो नियम ये है कि विश्रामकालीन विभाग में कार्यरत स्थायी है या अस्थायी कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में विश्राम काल का पूर्ण उपभोग कर लेता है तो उसके लिए उपार्जित अवकाश निम्नलिखित अनुसार दिया जाएगा। विद्यालयों में यानी शिक्षकों के लिए, पॉलिटेक्निक संस्थाओं में, पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालयों में अध्यापन करने वाले स्टाफ को एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिन का उपार्जित अवकाश दिया होगा। यानी शिक्षकों को 15 दिन का पीएल दिया जाता है एक कैलेंडर वर्ष में। प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर ऐसे कर्मचारी के अवकाश लेखों में 15 दिन का उपार्जित अवकाश जोड़ दिया जाएगा। 15 दिन का पीएल मिलता है शिक्षकों को। इसके साथ ही किसी कैलेंडर वर्ष के बीच में नियुक्त किए गए कर्मचारी को उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के तुरंत पश्चात उसके द्वारा पूर्ण किए गए सेवा के प्रत्येक माह के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश जोड़ा जाएगा। यानी शिक्षकों के लिए नियम यह है कि उनको अगर बीच में ज्वाइनिंग मिलती है किसी कैलेंडर वर्ष के बीच में तो उनको प्रत्येक माह की सेवा पूर्ण करने पर 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान त्यागपत्र, सेवा, मृत्यु, समाप्ति, असक्तता के आधार पर सेवा से सेवानिवृत्त होने पर प्रत्येक पूर्ण माह के लिए कर्मचारी के लिए 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश कर्मचारी के अवकाश खातों में जोड़ा जाएगा। विश्रामकालीन विभाग का कोई भी कर्मचारी यदि किसी कैलेंडर वर्ष में विश्राम कालों का उपभोग नहीं कर पाता है, यानी वैकेशन, छुट्टियों का अपना लाभ नहीं ले पाता है शिक्षक साथी, तो उसे अनुपयोगी विश्राम काल के बदले यानी कि अपने वैकेशन के बदले 15 दिनों के अनुपात में उपार्जित अवकाश दिए जाते हैं। यदि किसी कैलेंडर वर्ष में वह विश्राम कालों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाता तो उस वर्ष में विश्राम काल के बदले उसे 15 दिन का उपार्जित अवकाश दे होता है। इसके साथ ही उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए ये नियम आ गए हैं। वैसे तो ये हमारे शिक्षकों के लिए भी नियम हो गए कि शिक्षकों को जो है 15 दिन का पीएल दिया जाता है। इसके साथ ही उनको बीच में सेवा नियुक्ति होने पर पूर्ण किए गए सेवा के माह के आधार पर 1.25 दिन की दर से उपार्जित अवकाश दे होता है। तो ये बात तय हो गई। तो विश्रामकालीन दिनों में अगर आप काम करते हो तो उसके बदले भी आपको पीएल मिलती है। और इसके साथ ही पीएल मिलने का एक और नियम ये भी है कि आप प्रति 3 दिन काम करने के बदले आपको एक पीएल मिलती है विश्राम काल के दिनों में। यानी छुट्टियों में अगर आप काम करते हैं, जैसे शिक्षक की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3 दिन काम करने के बदले आपको एक पीएल जुड़ती है। तो ये थे पीएल के नियम सभी साथियों के लिए, कर्मचारियों के लिए। मोस्ट रूप से जितना जानकारी थी मुझे और मेरे पास जो नियम कायदे थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में सभी साथियों के लिए। आशा है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे नियम कायदे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। आगे भी आपको सभी तरह के अपडेट और जानकारियाँ इसी वीडियो और इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।